Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class, we are going to study 6.6.1, define the term allotropes. Then we have 6.6.2, explain allotropic forms of carbon, which includes diamond, graphite, buckyballs, and coal. Then we have allotropic forms of sulfur, which includes rhombic, monoclinic, and plastic. Right? All right. सो अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जर्व दिस डायग्राम्स। आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या सिमिलरिटी है। मतलब ये आपके पास डायग्राम है ए, बी एंड सी। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन तीनों में सिमिलर है? यस। देखें, ये क्या है? डायमंड। तो डायमंड है, ये डायमंड किससे बना हुआ है? कार्बन से। ओके। ये क्या है? यहाँ पर अगर देखो, ये जो पेंसिल की लीड है, ये जो निब है, ये किससे बनी हुई है? ग्रेफाइट से। ये क्या है हमारे पास? कोल। तो कोल किससे बना हुआ है? कार्बन से। ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही किससे बने हुए हैं? कार्बन से। फिर अगर यहाँ पे आ जाए हम, ये बकी बॉल्स हैं, ये फुलरीन्स हैं, ये भी किससे बनी हुई है? कार्बन से। ये देखो, ये कार्बन है यहाँ पर। तो मतलब के अब देखो, ये वर्ड एलोट्रोपी क्या है? ये वर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। और जो फॉर्म्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब देखो, यहाँ पर है तो कार्बन ही, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब देखो, डायमंड, डायमंड बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर ये देखो, ग्रेफाइट बिल्कुल चेंज है। कोल देख लो आप, चेंज है ना। सो व्हाट इज एलोट्रोपी? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी सेम हो। जैसे अगर देख लीजिए, डायमंड, तो डायमंड भी सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, कोल भी सॉलिड है ना। और इन तीनों फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द कार्बन। राइट। अच्छा, अब यहाँ पर तीनों में डिफरेंस क्या है? एक तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर इधर देखें हम, डायमंड में तो क्या होता है, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन इस तरह से टेट्राहेड्रली अरेंज होगा अदर थ्री कार्बन के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम देखें यहाँ पर ग्रेफाइट में, तो इस तरह से यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं कार्बन की, ऐसे, ठीक है। कोल में देखें, तो कोल में तो मतलब इसमें तो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है। रैंडमली एटम्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। तो अब यहाँ पर भी एक और डिफरेंस है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, लेकिन ये जो कोल है ये एमोर्फस फॉर्म है, ठीक है। ओके, अब देखो, एलोट्रोपिक्स फॉर्म ऑफ कार्बन मतलब कार्बन जो है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। राइट। अब कार्बन यहाँ पे क्या है? सॉलिड हम ले रहे हैं। तो जितने भी सॉलिड्स हैं अगर देखें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और एमोर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कोई सॉलिड, तो इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। जब एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस में जब जो है वो एटम्स अरेंज होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, प्रॉपर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? एटम्स ऐसे रैंडमली जो है वो अरेंज होते हैं, कोई कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। अब इधर आ जाए, यहाँ देखें, तो ये हमारे पास क्या है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट है एटम्स की। राइट। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या है? रेंडम, कोई प्रॉपर कोई ऑर्डर अरेंजमेंट का नहीं है, तो रैंडम अरेंजमेंट है यहाँ पर। राइट। ओके, ये देखो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, तो ये इस तरह से प्रॉपर फिक्स्ड पैटर्न रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पर इधर देखो, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है नहीं, रैंडमली कोई
जहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर ये हेक्सागोनल रिंग है, फिर यहाँ पे पेंटागोनल रिंग आ जाएगी। तो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है, जैसे वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। तो दैट सॉलिड इज नोन एज द एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, चले ओके। अब हमने यहाँ पे पढ़ना है, देखो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर हम देखें कार्बन की, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डायमंड, फिर आ जाएगा हमारे पास ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन्स। अगर हम कार्बन की में एमोर्फस फॉर्म में देखें, तो यहाँ पे हमारे पास हमें क्या मिलता है, कोल, चारकोल, लैम्पब्लैक एंड सूट। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या स्टडी करना है, क्रिस्टलाइन फॉर्म, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन एंड कोल को। चले, सो देखो डायमंड को अगर हम देखें, तो पहले सबसे पहले डायमंड का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो डायमंड में क्या होता है कि ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ पे देखो ये एक कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ पर भी कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी कार्बन से अटैच्ड है और इधर भी कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, फिर अगर हम देखें यहाँ पे ये कार्बन इधर भी कार्बन से अटैच्ड है, इधर इधर मीन्स कि एक एटम जो है, एक कार्बन जो है वो 4 अदर कार्बन से अटैच्ड है, बट इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। तो यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है, ये दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, फिर थर्ड, ठीक है, इस तरह से ये 4 कार्बन हो गए। फिर अगर यहाँ पे सेम वही पैटर्न रिपीट होगा, ये कार्बन आ गए यहाँ पर देखो इस तरह से, वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है डायमंड की, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, राइट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ये ट्रांसपेरेंट है। यूज कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहला तो यूज क्या है, ज्वेलरी में यूज करते हैं इसको, है ना। अभी देखो फर्स्ट यहाँ पे हमने जब डायग्राम देखी तो देखो रिंग, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, डायमंड, तो डिफरेंट ज्वेलरी में हम इसको यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कटिंग टूल में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो हम इसको यूज करते हैं। ग्रेफाइट, ठीक है, तो ये देखो ये जो आप आपके देख रहे हो पेंसिल, अब इसके ये जो निब है, ये जो लीड है, ये किससे बनी हुई होती है, ग्रेफाइट से, है ना। तो अब देखो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड इन लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना हुआ है, इट्स ऑल्सो अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अभी हमने डायमंड देखा तो ये भी कार्बन से बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक हेक्सागोनल रिंग्स बन जाती हैं, राइट, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी, ओके। तो ये फर्स्ट लेयर बन गई, फिर इस तरह से ऐसे, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं पैरेलल, इनके दरमियान क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें, इनके दरमियान क्या है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस। अब यहाँ पर लेयर्स हेल्ड बाय वीक वैंडरवाल फोर्सेस। अब देखो यहाँ पर आपने याद कर रखना है प्रॉपर्टीज, ये क्या है, सॉफ्ट है, स्लिपरी है, ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे ग्लाइड कर लेती है, ग्लाइड कर सकती हैं, तो इसीलिए ये सॉफ्ट है और स्लिपरी है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे क्या रीजन है, अभी हमने डायमंड पढ़ा तो डायमंड इज ऑल्सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो फिर ये ग्रेफाइट में ऐसा क्या है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, तो इलेक्ट्रिसिटी
कैरी करने के लिए कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, है ना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, मतलब कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये कार्बन है, एक कार्बन, अब इसने ये कितने कार्बन से आगे केमिकली बाइंडेड है, देखो ये एक कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अभी फ्री रह गया है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन इसी तरह से हर कार्बन में ऐसा ही होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्रेफाइट लेयर्स, ग्रेफाइट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, पेंसिल के लीड्स में यूज़ करते हैं, फिर हम लुब्रिकेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ यूज़ करते हैं। ओके, फिर बाबा हमारे पास आ जाता है थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म विच इज़ बकी बॉल्स और फुलिरीन्स। अब देखिए ये फुलिरीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C60 मीन्स के 60 कार्बन एटम इस तरह से केमिकली बाइंडेड होंगे। तो स्ट्रक्चर देख लें यहाँ पे, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स है मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज लाइक अ सोकर बॉल। तो जैसे सोकर बॉल होती है ना, देखो ऐसे अरेंज होते हैं। अब बट यहाँ पर भी देखो कार्बन ही है, 60 कार्बन है, बट उसमें देखिए 12 पेंटागन रिंग होती है और 20 हेक्सागोन। अब अगर यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो तो ये देखो ये पेंटागन है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास हेक्सागोन है। इधर ये देखो ये हमारे पास हेक्सागोन रिंग बन रही है, राइट, ऐसे, ठीक है। हेक्सागोन मीन्स ये यहाँ पे इसके 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर पेंटागन को देखें तो यहाँ पर इधर ये पेंटागन है, राइट, ये। तो 12 पेंटागन्स होते हैं, 20 हेक्सागोन्स होते हैं, राइट। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो यूनिक इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कनेक्ट एज सुपर कंडक्टर्स और कैटलिस्ट के तौर पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। अगर यूजेस देख लें तो नैनो टेक्नोलॉजी में हम इनको यूज़ करते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस तरह से, ये देखो तो एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिस वजह से क्या करते हैं ड्रग, हम जो है डिलीवरी सिस्टम जो है वो कैरी करते हैं ड्रग्स को अपने साथ, इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और मटेरियल साइंस में इनको स्टडी करते हैं। बट आपने जो मेन पॉइंट यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो बकी बॉल्स हैं इनका स्ट्रक्चर किस किस तरह का होता है, एक तो ये C60 कार्बन से बने हुए होते हैं, राइट, और यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागोन्स होते हैं, राइट। अच्छा फिर अब आ जाए यहाँ पर, तो यस कोल, कोल क्या है, इट्स अ मोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन जिसमें के एटम्स जो है वो रैंडमली अरेंज्ड है, कोई प्रॉपर फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है इस तरह से, राइट। स्ट्रक्चर देखो इरेगुलर है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। फिर अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो ब्लैक है, ब्रिटल है, कम्बस्टिबल है, बर्न हो सकता है ना ये कार्बन। और अगर देखो यूजेस देखें इसके तो फ्यूल में, कार्बन सोर्सेज इन इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि ये एक तो कॉल क्या है, एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म तो है बट है क्या, एमोर्फस फॉर्म है, मींस के यहाँ पर ये इरेगुलर अरेंजमेंट है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक हो गया। फिर अगर आ जाते हैं अब हमने स्टडी करना है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर, राइट। तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो पहली एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की, दैट इज रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर क्या है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसको हम, अच्छा रोम्बिक सल्फर को हम ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं। लेटिस, क्रिस्टलाइन लेटिस स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स अरेंज इन S8 रिंग्स फॉर्मिंग अ स्टेबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस तरह से 8 मॉलिक्यूल्स इस तरह से रिंग फॉर्म में ऐसे अरेंज होते हैं, राइट। स्टेबिलिटी देखें तो मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये था, ये सबसे स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर पर। अगर प्रॉपर्टीज देखें तो हार्ड है, ब्रिटल है, येलो क्रिस्टल्स होते हैं, ये तरह से येलो कलर में होते हैं, राइट। यूज यूज कहाँ पर करते हैं, फर्टिलाइजर्स में, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में और केमिकल्स में, दूसरे केमिकल्स के प्रोडक्शन के लिए, राइट।
बट यहाँ पर ऐसा टोल यू कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपने याद रखना है दैट इज के ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये इनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट याद रखनी है कि यहाँ पर कितने सल्फर होते हैं, 8 सल्फर अरेंज इन अ रिंग लाइक मैनर, इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। फिर आ जाते हैं हम मोनोक्लिनिक सल्फर पर। सो मोनोक्लिनिक सल्फर अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्रिस्टलाइन है, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीडल लाइक मोनोक्लिनिक लैटिस, ऑल्सो कंपोज ऑफ S8 रिंग। ये भी S8 यानी कि यहाँ पर भी 8 सल्फर ही होंगे, बट यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, बट अरेंज डिफरेंटली देन रोम्बिक। अब यहाँ पर भी देख लें तो स्टेबल एट हाई टेम्परेचर अबव 96 डिग्री सेल्सियस, यानी हमने देखा था अभी ये जो हमारे पास रोमिक सल्फर था ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल था, बट ये हायर टेम्परेचर पर स्टेबल होता है अबव 96 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन देखें अगर हम तो कन्वर्ट्स रोम्बिक फॉर्म ऑन कूलिंग बिलो 96 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 96 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर कर दे तो ये किस में चेंज हो जाता है, रोम्बिक सल्फर में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, स्लेंडर है, येलो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, इधर देखो ये आपके पास ये देखो रोम्बिक फॉर्म है, और इस तरह से ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर, और इसको हम कहते हैं रोम्बिक सल्फर। अब देखो ये दोनों फॉर्म्स जो हैं इंटरचेंजेबल है। अबव 96 डिग्री, अबव अगर हम 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में, और मोनोक्लिनिक को अगर हम टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस से कम कर दे तो किस में चेंज हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर में। ओके, अच्छा अब लास्ट हमारे पास रहेगी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर विच इज प्लास्टिक सल्फर। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो देखो प्लास्टिक सल्फर भी एमोर्फोस फॉर्म है सल्फर की। क्या है ये, एमोर्फस फॉर्म है जिसकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, रबड़ी शेप है ये, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पॉलीमरिक चेन्स ऑफ सल्फर एटम्स रेदर देन एसिड। तो यहाँ पे 8 सल्फर नहीं है बल्कि बहुत सारे सल्फर्स हैं जो कि रैंडमली इस तरह से अरेंज होते हैं। फॉर्मेशन क्या है, बाय रैपिडली कूलिंग मोल्टन सल्फर। देखो अगर हम मोल्टन सल्फर ले लें और उसको रैपिडली कूल करें तो इस तरह सा कुछ रैंडम सा स्ट्रक्चर बन जाता है। सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल है, अनस्टेबल ओवर टाइम एज इट स्लोली रिवर्स टू रोम्बिक सल्फर। तो ये भी अनस्टेबल होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये किस में चेंज हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर में, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 6।